सुप्रभात सभी को। दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा। माँ की निश्चल ममता, हृदयहीन और कपटी बेटों की मर्मस्पर्शी कहानी है बेटों वाली विधवा। आज के दौर में रिश्तों के ऊपर इस तरह का प्रहार करती ये कहानी संतान को आईना दिखाती है। आइए कहानी सुनते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति काफ़ी थोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिनों तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी थी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ BA में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख लिख कर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल BA प्रथम श्रेणी पास करके MA की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में दुर्व्यसन व छैलापन व लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल की मर्यादा को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकतर प्रेम न था, जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे, घी के टीन आ रहे थे, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे थे। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज न दिखाई गई। नियम के अनुसार सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी पेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारी में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी में भी 5 ही कनस्तर हैं, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। इसे वह क्यों कर स्वीकार करती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या 3 बोरे ही आटे के लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था।
किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। ये कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी ना हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टीन घी काफ़ी था और इसी हिसाब से चीज़ें भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं, लेकिन अपना लाभ हानि तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का बड़ा ही गलत असर उसके ऊपर हुआ। वह बड़ी परेशान हो गई कि बच्चे जो है किस तरह से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस वाक्य का से उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ के जिम्मेदार वह आप है और दूसरों को चाहे वह उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो उसी का घर है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है, मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हैकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, और मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम कौन हो? और मुझे अख्तियार है जो उचित समझूं वो करूं। अभी जिम्मेदार जाकर 2 बोरे आटा 5 टीन और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसकी काफ़ी तंबी कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा रहा और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात हुआ कि वह इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक न था। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे नहीं आया। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा उस पर हकीकत खुलने लगी। इस घर में अब उसकी वह हैसियत ना रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है, उससे भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो वह कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू फूहड़ जैसी औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने, बद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे, वक्त पर कोई न कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसकी पत्तल में पहुँचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वही मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? पूंजी उसके पास अवश्य है, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये मुझसे बर्दाश्त ना होगा। वह झमक कर बोली और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा ना। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला, रुपए ला कर दे दो, रुपए ले जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पी कर रह गई।
इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर वह इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर अपनी ही कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन सामने आता है और क्या कहता है, उसकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगिल में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह 2 बजे वो समाप्त हो जाता, मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बल्ला सिर से टाले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी सा हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने वाली हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी भू जल्दी जल्दी नमक पिसती है। फूलमती क्रोध के मारे होठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी को कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ आया, मगर बाजार में इतनी रात बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी हुई ना थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी सुधि ना थी। सुधि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल से क्या कहेंगे कि चले बिरादरी को भोज देने, घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगतों से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाज से पूछा, क्या बात हो गई लला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया और वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहियां निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रही। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज पर का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जावे? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी और कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी है कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चिल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने जिंदगी भर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तो चुपचाप सुनता रहा, आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल गई, हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई है,
लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल करके डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे बीबी कुमुद से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, न मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेले जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जगहसाई, कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में आटे और आटे में गुण, यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया निकाल कर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक को किसी से बचते ना है। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब परलय आने में बहुत देर नहीं। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म ही भगवान की रक्षा करे। अपना समूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के समय काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कुमुद इनकी बेटी का नाम है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं, कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ धत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करे। हमारे पास कुल 20,000 ही हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते। 5,000 दहेज में दे दें, 5,000 नेग न्यौछावर बाजे बाजे में उड़ा दें, और फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी ना दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर में खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता।